अफ्रीकन रीजन्स की सबसे बड़ी बात या सबसे अच्छी बात आपके लिए ये होगी कि यहाँ पे हमें कोई भी फील्ड्स या सिटीज को डिटेल में स्टडी नहीं करना है। सिर्फ कंट्री वाइज आप स्टडी कर लेंगे, या कोई भी माइनिंग फील्ड या कोई भी ऑयल फील्ड कौन सी कंट्री में है, इतना भी आप जान ले तो भी यहाँ पे इनफ है। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका। उसके एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है यहाँ पे ऊपर, एटलस माउंटेन। ये फोल्ड माउंटेन रेंज है। फोल्ड माउंटेन जैसे हम जानते हैं अल्स, हिमालयाज, रॉकीज, इंडीज, इस तरह के यहाँ पे फोल्ड माउंटेन रेंज है एटलस। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक रीजन है प्लेट्यू रीजन। यहाँ पे ईस्टर्न सेंट्रल रीजन में अदमावा हाईलैंड्स, इसके बाद है इथोपियन हाईलैंड्स यहाँ पे इथोपिया के पास। सेंट्रल साउथ रीजन में कटंगा प्लेट्यू, उसके नीचे जाम्बिया प्लेट्यू और जिम्बाब्वे प्लेट्यू, और यहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट से बाई प्लेट्यू, और नीचे साउथ अफ्रीका में ग्रेट कारू रीजन। इसके इंपॉर्टेंस, कटंगा प्लेट्यू फार्मिंग रैंचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट है रिच इन सोर्स ऑफ कॉपर एंड यूरेनियम। कॉपर और यूरेनियम के काटंगा प्लेट्यू अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। इथोपियन प्लेट्यू, उसके ऊपर एक लेक तना, वो लेक तना से ब्लू नाइल रिवर जो है वो इमर्ज होती है, राइट। इथोपियन प्लेट्यू जो है वो उसके हाईलैंड की वजह से उसका जो क्लाइमेट है बहुत ही कूल क्लाइमेट रहता है, डिस्पाइट को इक्वेटर से बहुत ही नजदीक है, राइट। इथोपियन प्लेट्यू पे इस इथोपिया कंट्री का जो कैपिटल है एडिस अबाबा, दैट इज द एक्चुअली हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, कि यहाँ पे उसका क्लाइमेट बहुत ही कूल रहता है, राइट। ग्रेट कैरो रीजन साउथ अफ्रीका का, सेमी डेजर्टिक रीजन। पाई प्लेट्यू इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। अदमावा प्लेट्यू सवाना रीजन है वहां पे, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और बॉक्साइट डिपोजिट के लिए जाना जाता है। डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका जो ब्लू बॉक्सेस पे है वो सारे डेजर्ट्स है। सहारा डेजर्ट, यहाँ पे लीबियन डेजर्ट, और यहाँ पे नाइल नदी के पास है यहाँ पे नूबियन डेजर्ट। इसके बाद है यहाँ पे कलाहारी डेजर्ट, और यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे नामीब डेजर्ट, राइट। दिस आर ऑल डेजर्ट, सहारा, लीबियन, नूबियन, कलाहारी एंड नामीब डेजर्ट। सहारा डेजर्ट हम जानते हैं लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सब, और हॉट डेजर्ट के रीजन भी हम जानते हैं, टू रीजन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड दी कोल्ड करंट्स। यहाँ पे रहते हैं ट्राइब्स, तौरुक ट्राइब्स। नामीब डेजर्ट ऑफशोर ट्रेड विंड्स की वजह से बना है ये, प्लस कोल्ड बेंगुएला करंट। सैंडी डेजर्ट है ये, और यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं हॉटेंटॉट्स ट्राइब्स। कलाहारी डेजर्ट रेन शेडो इफेक्ट से बना है, स्टोनी रॉकी डेजर्ट है, और उसके ट्राइब्स वहां पे रहते हैं वो है बुशमैन ट्राइब्स। बुशमैन ट्राइब्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका। उसके बाद है नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट एक्चुअली जो है वो नाइल रिवर और लीबियन डेजर्ट से उसे सेपरेट हुआ है, राइट। रॉकी डेजर्ट है ये पूरा, सैंडी डेजर्ट नहीं। बेसिन्स के बारे में जानेंगे हम। साहेल रीजन हो या यहाँ पे नीचे फेल्ट, साहेल रीजन ये पूरा ईस्टर्न अफ्रीका का रीजन है, प्लेन रीजन है, और वर्ल्ड का वन ऑफ दी ऐसा कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया अंडर पोवर्टी। सबसे ज्यादा पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन के जो हेल्थ इंडिकेशन या हेल्थ डेवलपमेंट इंडिकेशन सबसे पुअर जिस रीजन में, तो वो है ये साहेल रीजन। उसके बाद नीचे फेल्ट रीजन, फेल्ट यानी टेम्परेट ग्रासलैंड। फेल्ट जब हम टेम्परेट ग्रासलैंड देखते थे जैसे कि एशिया में स्टेपे रीजन, राइट, ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी रीजन, लेटिन अमेरिका में पंपास, राइट। तो इसी तरह के साउथ अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड है, जिसे हम फेल्ट कहते हैं। हम आगे उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अफ्रीका, सबसे बड़ी रिवर नाइल हम जानते हैं, बल्कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। उसके बाद यहां से हम स्टार्ट करें ईस्टर्न वेस्टर्न साइड से, रिवर सेनेगल, रिवर नाइजर, रिवर वोल्टा। नाइजर रिवर इस ईस्ट अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। रिवर चारी यहाँ पे एक लेक चढ़ है, वहां पे मर्ज होती है। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, रिवर कॉन्गो, वो काटंगा प्लेटू में से निकलती है और यहाँ पे इस वेस्टर्न साइड में मर्ज हो जाती है। उसके बाद अब अफ्रीका को वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर में भी डिवाइड कर सकते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सेनेगल, नाइजर, कॉन्गो, ऑरेंज रिवर आएगी, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर में जाम्बेजी और लिम्पोपो आएगी, राइट। ये सारी रिवर्स एटलीस्ट कौन से कंट्रीज में वो आप प्लीज देख लीजिएगा, राइट। रिवर नाइल के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। उसकी मेन हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज है ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल, राइट। व्हाइट नाइल यहाँ पे लेक विक्टोरिया से निकलती है। ब्लू नाइल हमने देखा था कि लेक तना इन इथोपियन हाईलैंड्स, वहां से निकलती है ये। नाइल रिवर उसके अराउंड कॉटन कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है, और उसके माउथ के पास में पेट्रोलियम पाया जाता है। उसके इरिगेशन के इंपॉर्टेंट है, इसे आसवान डैम के लिए बना है लेक नाजिर।
राइट। पोर्ट सैद, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है इजिप्ट के, जो उसके माउथ पे लोकेटेड है। इसके अलावा रिवर पे इजिप्ट का कैपिटल कैरो और सूडान का कैपिटल खर्तूम, ये इस नाइल रिवर पे लोकेटेड है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट रिवर, रिवर कांगो। रिवर कांगो इक्वेटोरियल रीजन में लोकेटेड है, यानी उसके अराउंड, उसका सारा जो बेसिन है उसके अराउंड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लोकेटेड है, राइट। काटंगा प्लेटू में से निकलती है उसके दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, उरुमकी एंड साउदर्न ट्रिब्यूटरी कसाई, ये दो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके ऊपर वर्ल्ड का फेमस बायोमा फॉल्स इस पे लोकेटेड है। इस रीजन में, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन में ट्राइब्स रहते हैं, पिग्मी ट्राइब्स। पेट्रोलियम रिजर्व इसके भी माउथ पे पाया जाता है। ये रीजन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है और इसकी वजह से हम जानते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से बारिश बहुत ही ज्यादा होती है, राइट। वन सीजन थ्रू आउट द ईयर और एवरी इवनिंग देयर इज अ रेनफॉल, तो उसकी वजह से यहाँ पे इस रिवर का जो है पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है और इसीलिए ये अफ्रीका की लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट है, लेकिन इफ अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम अगर हम देखें तो ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है। अदर रिवर्स के बारे में देखेंगे तो रिवर जाम्बेजी, उसका ओरिजिन भी काटंगा प्लेटू है, उसके ऊपर फेमस विक्टोरिया फॉल लोकेटेड है। रिवर नाइजर लोमा माउंटेन से निकलती है, वेस्ट एशिया की इंपॉर्टेंट रिवर। रिवर ऑरेंज ड्राकेंसबर्ग, साउथ अफ्रीका में ड्राकेंसबर्ग माउंटेन्स है, वहां से ओरिजिनेट होती है। उसकी एक ट्रिब्यूटरी है वाल, वो गोल्ड के डिपॉजिट के लिए जानी जाती है। रिवर लिम्पोपो, उसका ओरिजिन हाई फेल्ट, यानी जो फेल्ट रीजन मैंने बताया था उसके 2 पार्ट्स है, हाई फेल्ट एंड लो फेल्ट। तो हाई फेल्ट में से निकलती है रिवर लिम्पोपो और वो कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये एक्चुअली मैंने अगले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। अफ्रीकन रिफ्ट वैली के अराउंड लेक्स जो है वो बने हुए हैं, लेक मालावी, लेक तांगानिका, राइट, लेक विक्टोरिया। लेकिन ये सारे जो लेक्स है, तुर्काना टू तांगानिका मालावी, ये सारे रिफ्ट वैली के अंदर लोकेटेड है, लेकिन लेक विक्टोरिया जो है वो रिफ्ट वैली पर लोकेटेड नहीं है, यानी रिफ्ट वैली की 2 ब्रांच जो है उसके बीच में लेक विक्टोरिया लोकेटेड है। तो प्रीलिम के हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेक विक्टोरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मैंने फिर से थोड़ा रिवाइज कर दूं, किस तरह से रिफ्ट वैली बनती है। हमारे कन्वेक्शन करंट के डाइवर्जिंग लिम्स, राइट। फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि दोनों लैंड मास एक दूसरे से डाइवर्ज होते हैं, बीच में जो रीजन मतलब उसे ग्रबेन कहते हैं, और जो अपलिफ्टेड रीजन रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं, राइट। तो एक ग्रबेन जो होता है वो बना है रिफ्ट वैली, जो यहाँ पे अफ्रीका में आप देख सकते हैं। ये रीजन ग्रबेन रीजन है, यानी लोलैंड रीजन है। दूसरे आसपास के रीजन होस्ट रीजन है, जिसे हम ब्लॉक माउंटेन्स भी कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर नॉट द ट्रू माउंटेन्स, दे लुक लाइक माउंटेन्स, राइट, क्योंकि ये रिफ्ट वैली के सब्सिडेंस की वजह से बने हैं। इस रिफ्ट वैली का यानी कि अगर डाइवर्जेंस फोर्स ज्यादा अप्लाई हुए, राइट, तो यहाँ पे और भी ज्यादा लोलैंड क्रिएट होगा, पानी का एक्युमुलेशन हो, वो एक नासेंट सी यानी प्राइमरी लेवल का सी बन जाएगा, जो आज हमारा रेड सी। और उसके बाद और भी ज्यादा डाइवर्जेंस फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये ग्रबेन या एक लो लैंड जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, और फिर वो जो छोटा सा प्राइमरी सी था वो एक बड़े ओशन में डेवलप हो जाएगा। तो ये था हाउ रिफ्ट वैली डेवलप्ड। आइलैंड्स ऑफ अफ्रीका कुछ याद रखने की जरूरत है फॉर प्रीलिम्स। यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये ब्लू कलर का जो हमें टॉप नजर आ रहा है वो है मदेरा आइलैंड्स, पोर्टुगल के अंडर में है ये। उसके बाद है नीचे कैनरी आइलैंड्स, वहां पे हमारा ओशन करंट्स, कैनरी करंट्स, उसकी वजह से उसका नाम पड़ा है, राइट, कोल्ड करंट, कोल्ड कैनरी करंट, वो स्पेन के अंडर में। उसके बाद नीचे कैप वर्डे आइलैंड, इंडिपेंडेंट आइलैंड। ईस्टर्न साइड पर आते हैं इंडियन ओशन में मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड अंडर फ्रांस, फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरी। उसके बाद कैमरूज आइलैंड, कैमरूज आइलैंड भी फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी। उसके बाद सेचिलीज आइलैंड, ये आइलैंड सेचिलीज, मॉरिशस, रियूनियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। मॉरिशस, सेचिलीज में अभी भी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट की। 3 एक ऐसा आइलैंड है अटलांटिक ओशन में जो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के बीच लोकेटेड है, असेंशियन, सेंट हेलेना और ट्रिस्तान दे कुहा। ये तीनों ही आइलैंड ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है, और असेंशियन पे तो ब्रिटेन की नेवी बेस है या नवल बेस है। ट्रिस्तान दे कुहा एक ऐसा आइलैंड है जो वर्ल्ड का सबसे ऐसा माना जाता है रिमोट आइलैंड है, कि वहां पे उसके नजदीक में और कोई भी लैंडमार्क नहीं। सेंट हेलेना एक ऐसा आइलैंड है जहां पे आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन को वहां पे एक्साइल दिया गया था, राइट। ये 3 आइलैंड जो है वो अटलांटिक ओशन में बिटवीन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अब चलते हैं क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका।
अफ्रीका को क्लाइमेट बहुत ही परफेक्टली डेवलप हुआ है। जिस तरह से हमने क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़े थे, राइट, बीच में हमने सबसे पहले इक्वेटर आता है, तो इक्वेटर के अराउंड होते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। उसके बाद सराउंडिंग रीजन में हमेशा इक्वेटर के आसपास जो डेवलप होता है वो है सवाना रीजन, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही तरफ सवाना क्लाइमेट डेवलप हुआ है। और उसके बाद ऊपर की साइड पे है डेजर्टिक रीजन, सहारा डेजर्ट, राइट। टॉप पे यहाँ पे साउथ नॉर्थ की साइड पे टॉप पे देखेंगे और साउथ की साइड पे टॉप पे अगर हम देखेंगे तो मेडिटेरियन रीजन यानी वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन यहाँ पे डेवलप हुआ है। यानी आप देखेंगे तो पूरा, अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ बीच में इक्वेटर पे, तो दोनों ही साइड पे ज्यादातर क्लाइमेट रेप्लीकेट होता है। यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट, देन दोनों साइड पे सवाना क्लाइमेट, यहाँ पे दोनों ही साइड पे मेडिटेरियन क्लाइमेट, राइट। फिर यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड जो मैंने फेल्ट बताया, राइट। मडागास्कर आइलैंड का भी है डेजर्टिक रीजन, देन माउंटेनियस रीजन और देन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड, एटलास रीजन, ये सारे माउंटेनियस रीजन, राइट। तो ये होगा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, सवाना, डेजर्ट, मेडिटेरियन एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। तो जिस तरीके का क्लाइमेट होगा उसी तरीके के वहां पे एग्रीकल्चर होगा, राइट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन सेंट्रल का रीजन, फॉरेस्ट रीजन है, तो वहां पे ज्यादातर जो है एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ही कम है, यहाँ पे ज्यादातर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन ये वेस्ट एशियन रीजन है जहाँ पे रिवर नाइजर भी है, राइट। यहाँ पे ऑयल पाम, रबर और कोको का कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा फेमस है। दोनों ही साइड पे यहाँ पे अल्जीरिया और मोरक्को की नॉर्थ साइड पे जो मेडिटेरियन रीजन है वहां पे साइट्रस फूड कल्टीवेशन, वाइन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका में जो भी कैपटाउन का एरिया है मेडिटेरियन रीजन, वहां पे भी वाइन मेकिंग, साइट्रस फूड कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अंगोला कंट्री उसकी कॉफी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। इजिप्ट हमने देखा था इरिगेशन से, इजिप्ट सुदान दोनों में कॉटन कल्टीवेशन की जाती है। उसके बाद यहाँ पे जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, राइट। जिम्बाब्वे टोबैको के लिए फेमस है और यहाँ पे फेल्ट रीजन है जो साउथ अफ्रीका में। हम जानते हैं सारे ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड इज फेमस फॉर व्हीट कल्टीवेशन, ट्रक फार्मिंग वहां पे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चर होती है। यहाँ पे भी फेल्ट में व्हीट फार्मिंग होती है। लेकिन अफ्रीका का एग्रीकल्चर स्टेटस ज्यादातर इंडिया से मिलता है, सब्सिडाइज्ड फार्मिंग, राइट, स्मॉल फार्म्स, और वैसे भी जनरेशन टू जनरेशन ये फार्म की शायद और भी कम होती जाती है। ज्यादातर फैमिली लेबर्स यूज किया जाता है, मशीनरी का यूज बहुत ही कम होता है यहाँ पे। इन सब की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम रहती है, राइट। नाइल बेसिन और मेडिटेरियन रीजन के अलावा अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वन ऑफ द वर्ल्ड्स की लोएस्ट प्रोडक्टिविटी है। अफ्रीका में सिर्फ 6% फार्मलेस इरिगेटेड है, यानी सोचिए कि बहुत ही कम फार्म्स में इरिगेशन प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, मडागास्कर, मोरक्को एंड सुदान। इसी रीजन में, इसी कंट्रीज में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। कल्टिवेबल जो लैंड अवेलेबल है वो 3 टाइम्स लार्जर देन एक्चुअल कल्टिवेबल लैंड, यानी कि जो आज एक्चुअली एग्रीकल्चर वहां पे हो रहा है उससे कहीं ज्यादा लैंड अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन वहां पे एग्रीकल्चर की नहीं जाती। रीजन, कुछ एरिया ऐसे है जो एग्रीकल्चर के सुटेबल है लेकिन वहां पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जैसे कि सुदान। ऐसा भी होता है कि वहां पे एग्रीकल्चर के लिए सुटेबिलिटी होती है लेकिन पानी की कमी होती है, राइट। सॉइल की फर्टिलिटी के भी इश्यूज हैं, राइट, क्योंकि जैसे ही ट्रॉपिकल, मैंने बताया था पहले भी कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन ऐसे होते हैं कि जब फॉरेस्ट वहां से कट कर दिया जाए, राइट, तो फिर बहुत ही जल्दी वो सॉइल फर्टिलिटी लूज करना स्टार्ट कर देती है, राइट। और इन सारे फार्मर्स के पास सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के लिए जो भी टेक्निक्स होती हैं, राइट, सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं एग्रीकल्चर की, वो उनको पता नहीं होते। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उनका एक्सेस उनके पास होता नहीं, और इसीलिए फॉरेस्ट लैंड जो है वो क्लियर करने के बाद बहुत ही जल्दी उनके सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। उसके साथ साथ अगर वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके भी एग्रीकल्चर लैंड या वहां पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है, वहां पे जो एग्रीकल्चर लेबरर्स रखे जाते हैं वो भी उनकी सिक्योरिटी, उनके टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं होती, और इसीलिए वो भी उस सॉइल के फर्टिलिटी मैनेजमेंट में, उसके डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दे पाते। मैंने बताया फर्टिलाइजर्स और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, राइट। क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी थ्रेट भी यहाँ पर आएगी। जैसे ही फॉरेस्ट कवर जो है कट होते जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा, यहाँ पे क्लाइमेट और भी ज्यादा इराटिक हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा डैमेज फेस करेंगे लोग। आज करंट सिचुएशन यह है कि ट्रेडिशनल अफ्रीकन क्रॉप्स, जो इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, कॉटन, पाम ऑयल, कोको और कॉफी, आज अपना इंपॉर्टेंस खो रहा है। रीजन यह है कि पहले तो ग्लोबल मार्केट में उनके प्राइस की फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा है, और उसके बाद है हाई टैक्सेशन। अब
अफ्रीकन कंट्रीज इतनी पुअर कंट्रीज है, ज्यादातर उसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, और ये भी उसके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कॉटन, कोको, कॉफी, राइट। अब इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है और वही उनके लिए एक इनकम का सोर्स है, इसलिए गवर्नमेंट ने इन सारे क्रॉप्स के एक्सपोर्ट पे बहुत ही ज्यादा टैक्सेशन लगा चुके हैं। और इसकी वजह से ये होता है कि ये सारे क्रॉप्स जब ग्लोबल मार्केट में जाते हैं तो इस हाई टैक्सेशन की वजह से उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, और इसीलिए भी ये क्रॉप्स जो है वो धीरे धीरे अपने इंपॉर्टेंस खो रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत ही रिसेंटली अब अफ्रीकन नेशंस में मिनरल्स और पेट्रोलियम रिजर्व्स की एक्सप्लोरेशन हुई है, यानी कि इस कंट्रीज की गवर्नमेंट को अब इजी मनी या इजी फॉरेन मनी के लिए सोर्स मिला है इन सारे मिनरल्स या ऑयल फील्ड्स को जो है लीज पे देके उनके रॉयल्टी पाने का, राइट। तो अब उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ज्यादा डायरेक्टेड हो चुकी है माइनिंग टुवर्ड्स माइनिंग एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, राइट, कंपेयर टू एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो इस सब की वजह से भी इन ट्रेडिशनल क्रॉप्स या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है वो सेटबैक कर रहा है। अफ्रीकन नेशंस में से जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होती है उसका 70% जो एक्सपोर्ट का प्रोड्यूस है वो कोको होता है। उसके अलावा कोको के अलावा कॉफी, टी, कॉटन, शुगर और फिश, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अफ्रीका से एक्सपोर्ट होते हैं। ये हम देख सकते हैं कि कितनी कम डाइवर्सिटी है उनके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, सिर्फ गिने चुने क्रॉप्स ही अफ्रीका से एक्सपोर्ट होते हैं। और सबसे पहले प्रॉब्लम ये भी है कि वहां पे लो डाइवर्सिफिकेशन है, अफ्रीका को और भी बहुत ही सारे क्रॉप्स उगाने चाहिए और उनका एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। उसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग की। कोको जो है 70% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का पोर्शन है, लेकिन जितना कोको का प्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ 25% कोको का प्रोसेसिंग अफ्रीका के अंदर ही होता है, और सिर्फ 6% ऑफ कॉटन का प्रोसेसिंग अफ्रीका में होता है। सारा मोस्ट ऑफ द जो भी प्रोसेसिंग होना चाहिए वो इम्पोर्टिंग कंट्री में हो रहा है, ना कि उसके नेटिव कंट्रीज में। तो उसका रीजन, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर कोको रॉ मटेरियल में ही एक्सपोर्टिंग कंट्री में जा रहा है, राइट, इंपोर्टिंग कंट्री में जा रहा है, तो जो नेटिव कंट्रीज है वहां पे प्रोसेसिंग नहीं होगी तो वहां पे वैल्यू एडिशन नहीं होगा, राइट। अगर कोको का प्रोसेसिंग अफ्रीका में नहीं होगा तो चॉकलेट इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, राइट, और भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाएगी। ऐसे ही सेम टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी वहां पे इससे डेवलप नहीं हो पाती। तो कॉटन, कोको, इन सारे जो रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्रीज के लिए, उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग भी अफ्रीका में नहीं हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अफ्रीका के। इसके अलावा अराउंड 60% ऑफ कल्टिवेबल लैंड अफ्रीका का जो वो 7 कंट्रीज में है, ईस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड, लेकिन पानी का सोर्स मोर देन 50% जो पानी का सोर्स है वो जिस एरिया में लोकेटेड है वहां पे पॉपुलेशन कम है, यानी जहां पे एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे पानी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, जहां पे पानी है वहां पे पॉपुलेशन नहीं है, राइट। तो इस सारे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी एग्रीकल्चर यहाँ पे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी वहां पे बहुत ज्यादा है, वाटर डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर के उनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वहां पे मिलिटेंसीज के इश्यूज चल रहे हैं, राइट। तो इसकी वजह से भी, स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से भी अफ्रीका डेवलपमेंट के लिए जो है वो जिस पेस से बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाता है, राइट। मैनेजमेंट ऑफ नाइल रिवर्स, उसके डिस्प्यूट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेस्टोरलिस्ट एंड फार्मर्स इन साहिल, मैनेजमेंट ऑफ लेक चड, लैंड रिफॉर्म्स इन साउथ अफ्रीका। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अफ्रीका में है और इसकी वजह से उसके डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर, माइनिंग का डेवलपमेंट भी पीछे हो रहा है। लैंड ग्रैबिंग का इश्यू अभी रिसेंटली सामने आया है। लैंड ग्रैबिंग का इश्यू यानी कि अफ्रीका में हमने देखा था कि एक्चुअल जो कल्टिवेबल लैंड है वो बहुत ही ज्यादा है, राइट। जो एग्रीकल्चर वहां पे कल्टीवेशन हो रहा है उससे ज्यादा अवेलेबल लैंड बहुत ही ज्यादा है, और अफ्रीकन कंट्रीज के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो इन सारी लैंड को कल्टीवेशन के अंडर में ला सके। इसलिए कंट्रीज की गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वाइट करती। फॉरेन इन्वेस्टर्स आके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं जो इनएडिक्वेट होते हैं और बहुत ही सस्ते दामों में बहुत ही बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड्स को वहां पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर इस तरह से फॉरेन इन्वेस्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती है जब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जब वो लैंड का ऑक्यूपाई करते हैं, फिर वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन रह रही है उनको वहां से डिसलोकेट कर देते हैं, उनसे वहां से निकाल देते हैं। अगर वहां पे उनको एग्रीकल्चर लेबरर के तरह भी उनको हायर करते हैं तो उनका एक्सप्लोटेशन होता है, उनकी जो सैलरी रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है, राइट। और ज्यादा से ज्यादा लैंड इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ग्रैब करते जा रहे हैं। तो इस पूरे अफ्रीका में जो इश्यूज चल रहा है उसे कहते हैं लैंड ग्रैबिंग इश्यूज। सर स्टे इन द ब्रेक। एनिमल हस्बेंड्री, अफ्रीका में एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे है। जो भी ट्रेडिशनल पेस्टोरलिस्ट है उनकी वजह से ये एनिमल हस्बेंड्री होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट का कॉन्सेंट्रेशन इसमें डेवलप करने के लिए ज्यादा नहीं है।
फ्रीक्वेंट थ्रॉट्स आते हैं साहेल रीजन, हमने कहा साहेल रीजन मोस्ट पुअर रीजन ईस्ट अफ्रीका, वहां पे फ्रीक्वेंट थ्रॉट्स आते रहते हैं। लिमिटेड डेवलपमेंट, फूड इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं है, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, राइट। इन सभी चीजों की वजह से इवन एनिमल हस्बेंड्री में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसे जो भी ब्रीड डेवलप होनी चाहिए, साइंटिफिक वे में उनका जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, उनके फीड में डेवलप, फूड डेवलपमेंट, वो सब हो नहीं पाए, इसलिए वहां पे पेस्टोरल या एनिमल इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं है। पुअर गवर्नमेंट इंडस्ट्री कुछ इस तरह से भी होती है कि जो भी पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो सेडेंट्री बन जाते हैं, यानी कि जो मूव करते रहते हैं पेस्टोरलिस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह की होती है कि उन्हें एक ही जगह पे सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बन जाना पड़ता है। तो इन सारी रीजंस की वजह से भी एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म या एनिमल हस्बेंड्री अफ्रीका में नहीं डेवलप हो पाई है। अफ्रीका रिसेंटली इन बूम बिकॉज ऑफ इट्स मिनरल रिसोर्सेज। मैं रीजन वाइज मैंने बताया, यहाँ पे जो कलर कोड के हिसाब से भी मिनरल हम देख सकते हैं, हम कंट्री वाइज भी मिनरल रिसोर्सेज देखेंगे। येलो कलर सारा जो है वह सभी जगहों पे गोल्ड पाया जाता है। ब्लू रीजन डायमंड पाया जाता है। ये जो यहाँ पे मोजाम्बिक एल्यूमिनियम, साउथ अफ्रीका कोल एंड प्लेटिनम, नाइजर यूरेनियम, ये पूरा ब्लू रीजन आयरन, वन नाइजीरिया, मॉरिशियाना, अल्जीरिया सारे आयरन। पेट्रोलियम, कोल, आयरन, डायमंड्स, गोल्ड, यूरेनियम, प्लेटिनम सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है अफ्रीका में। इंडिया इन सभी कंट्रीज जो मैंने यहाँ पे दिखाई, सभी कंट्रीज में से पेट्रोलियम का इंपोर्ट करता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है नाइजीरिया, अंगोला एंड सुदान, राइट। सुदान और साउथ सुदान में हमने पाइपलाइन भी डेवलप की, ओएनजीसी विदेश यहाँ पर है, राइट। साउथ सुदान में ऑयल फील्ड्स हैं जो हमने ओएनजीसी विदेश ने एक्वायर किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं सियरा लियोन, राइट। यहाँ पे बुर्किना फासो, नाइजर, चड, अल्जीरिया, इजिप्ट, इन सभी कैमरून, इस सभी कंट्रीज में से पेट्रोलियम मिलता है। ओएनजीसी विदेश ने अफ्रीका की लीबिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, सुदान और साउथ सुदान में एक्विजिशन किया हुआ है। इंडियन ऑयल कंपनी आईओसी ने भी लीबिया, गैबॉन, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में उसकी प्रेजेंस है। एचपीसीएल की, भारत पेट्रोलियम की इजिप्ट में प्रेजेंस है। बीपीसीएल की मोजाम्बिक में। इसके अलावा इंडियन प्राइवेट कंपनीज पे अफ्रीका में रिलायंस की सब्सिडियरी है गल्फ अफ्रीका पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ये एक्सप्लोरेशन और माइनिंग कंपनी नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिंग कंपनी है, मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी। अफ्रीका की वन ऑफ द लार्जेस्ट इस तरह की कंपनी है। इट इन्वॉल्व इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो रिटेल, होलसेल मार्केट्स की डेवलपमेंट, ट्रेडिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में ये अफ्रीका की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। इसके अलावा इंडिया की और भी प्राइवेट कंपनीज है, एयरटेल, भारती, महिंद्रा, टाटा, ये सारी कंपनीज प्राइवेट, इंडिया की प्राइवेट कंपनीज की प्रेजेंस है अफ्रीका में। कोल में भी, कोल अफ्रीका में जनरली कंपेरेटिव दूसरे मिनरल्स के कंपेयर में कम मिलता है, सिर्फ साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक में। और इंडिया का हमारी पीएसयू कोल इंडिया लिमिटेड, उसने भी यहाँ पे एक्विजिशन की हुई है साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक दोनों ही कंट्री में। आयरन रिजर्व पाया जाता है यहाँ पे युगांडा, कैमरून, नाइजीरिया या बुर्किना फासो, मॉरिशियाना, अल्जीरिया, इस सारे रीजन में आयरन ओर पाया जाता है। इसके अलावा गोल्ड मडागास्कर, तांजानिया, केन्या, इथियोपिया, सुदान, इजिप्ट, चड, माली, घाना, आइवरी कोस्ट, इन सभी रीजन में भी गोल्ड पाया जाता है। डायमंड रिजर्व साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला, कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रीजन एंड द घाना, इस सभी रीजन में डायमंड्स पाए जाते हैं। चाइना एंड अफ्रीका, चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है अफ्रीका का। वैसे सिर्फ अफ्रीका का नहीं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि वर्ल्ड में जो भी बेसिक मिनरल्स का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 25% कंज्यूम कर लेता है चाइना। सो जनरली ग्लोबल मार्केट में मिनरल्स के जो मार्केट की जो प्राइसिंग होती है वो चाइना उसको डोमिनेट करता है। चाइना इंपोर्ट फ्रॉम अफ्रीका कोबाल्ट, मैंगनीज फ्रॉम गबोन, साउथ अफ्रीका एंड घाना। टिम्बर वो इंपोर्ट करता है गैबॉन, डीआरसी एंड कैमरून से। क्रोमियम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मडागास्कर एंड सुदान से। उसने जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक में भी कॉपर, आयरन, गोल्ड और मैंगनीज के लिए इन्वेस्ट कर चुका है। लेकिन चाइना की पॉलिसी जो है वो काफी न्यूज में है, बिकॉज एक्सप्लोटेटिव पॉलिसी के लिए जानी चाहती है। वहां पे लोकल पॉपुलेशन चाइना की इन्वेस्टमेंट में काफी विरोध करते हैं, राइट, क्योंकि उनके जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स चाइना इस तरह से करता है, वेरी इनएडिक्वेट। जितने एरिया का उसको लाइसेंस मिला है उससे कहीं ज्यादा एरिया वो माइनिंग करेगा, वहां के फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, एनवायरमेंट को नुकसान होगा, पॉल्यूशन के इश्यूज हैं। प्लस उसकी ये पॉलिसी रहती है कि चाइनीज पॉपुलेशन को वहां पे अफ्रीका में आती है और उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है माइनिंग के प्रोसेस के लिए। वहां की लोकल पॉपुलेशन को बहुत ही कम रेशियो में वहां पे एम्प्लॉय किया जाता है, और उनको भी जो भी अफ्रीकन नेशंस को एम्प्लॉय किया जाता है उनकी सैलरी चाइनीज पॉपुलेशन से बहुत कम होती है, राइट। उनका एक्सप्लोटेशन होता है
और रिसेंटली तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे सामने आए थे कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने फायरिंग भी की थी अफ्रीकन पॉपुलेशन के सामने। तो इसकी वजह से चाइनीज इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में काफी प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन इंडिया हैज वेरी गुड विल, वेरी गुड इमेज इन अफ्रीका। आईआर में हम देखेंगे किस तरह से इंडिया ने अलग अलग कैपेसिटी बिल्डिंग रीजन में, एग्रीकल्चर रीजन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका, ब्रिटिश रूल बिटवीन 1896 टू 1901। तो इंडिया में से लोग केन्या में रेलवे ट्रैक्स को लेकर के लगाए गए थे। उसके बाद कुछ इंडियंस वापस चले गए, कुछ वहां पे रुक गए। दूसरा स्टेज हुआ था, उसे कहते हैं पैसेंजर्स इंडियंस, यानी कि ऐसे इंडियंस जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देखने के बाद अफ्रीका में माइग्रेट हुए फ्रॉम गुजरात कोस्ट। आज मोस्टली इंडियंस जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में ज्यादातर, साउथ अफ्रीका में और अफ्रीकन आइलैंड्स लाइक मॉरिशस, सेचुरीज, रियूनियन, और ईस्ट अफ्रीका में केन्या और युगांडा में, इस सारे रीजन में इंडियंस ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ज्यादातर स्पेशली गुजरातीज आर डोमिनेंट इन इकोनॉमी ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। उनके अफ्रीकन कंट्रीज में अराउंड 40% डोमिनेशन गुजरातीज का है ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की इकोनॉमी। सो एशिया अफ्रीका कंप्लीट हो चुका है एंड विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक। थैंक यू। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड देखेंगे।